हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो समझ लिया था। मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस क्या है। तो आज के क्लास में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि मोल क्या होता है। ठीक है, तो मोल इज़ सिमिलर टू किलोग्राम। किलोग्राम जैसा आपका एक यूनिट होता है मास का, वैसे ही मोल जो है ये हमारा यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। तो इसका सिंबल जो है ये हो जाता है मोल, MOL। तो मोल क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मोल हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है एक। तो इस पॉइंट को लिख लेंगे हम लोग, दैट मोल इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है दैट 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच। कैसे हमें ये पता चलेगा कि 1 मोल होता है कितना? ठीक है, तो डेफिनेशन उसका क्या है? तो उसका डेफिनेशन पहले कुछ और होता था, उसको उस कन्वेंशन को हम लोगों ने चेंज किया है। तो अभी जो मोल का डेफिनेशन है वो समझते हैं हम लोग पहले। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, दैट अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस और अ मोल ऑफ पार्टिकल्स, अ मोल ऑफ सब्सटेंस और अ मोल ऑफ पार्टिकल्स is defined as exactly 6.022 14076 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ कोई भी चीज़ अगर होगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा 1 मोल है। ठीक है, तो ये कन्वेंशन जो है ये अडेप्ट किया गया कब? नवंबर 2018 में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन उस समय से अडेप्ट किया गया। इसके पहले हमारा डेफिनेशन जो था, कन्वेंशन जो था वो अलग है। तो कन्वेंशन के हिसाब से हमारा बहुत कुछ चेंज होने वाला नहीं है, कैलकुलेशंस हमारे मोर और लेस सेम ही रहेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशंस जो होता था वो चेंज हो गए हैं। तो पुराना डेफिनेशन अलग है, ये अलग है, और ये अभी रिसेंटली अडेप्टेड है, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। प्रीवियस डेफिनेशन क्या था वो भी समझ लेते हैं हम लोग। तो प्रीवियस डेफिनेशन जो हमारा था, इट वॉज बेस्ड अपॉन कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो उसमें क्या समझते थे हम लोग वो भी देख लीजिए यहाँ पे। 1 मोल was equal to number of atoms present in or number of atoms in 12 ग्राम of कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम्स में जितने सारे एटम्स होते हैं वही हमारा 1 मोल होता था। तो ये पुराना डेफिनेशन था हमारा, और ऊपर जो मैंने समझाया आपको ये हमारा रिसेंट डेफिनेशन है। ठीक है, सो मोर और लेस हम लोग सिंपल सा याद रख लेंगे कि 1 मोल अभी हमारा कितना है, 6.022 14076 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आपको इतना कुछ याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली याद रख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये नंबर जो है इसको बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग। तो ये नंबर आपको याद रख लेना है, सम्स सॉल्व करेंगे हम लोग वो अपने आप आपको याद हो जाएगा, तो रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है वैसा कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अभी हम लोग फॉर्मूला में चलते हैं टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। कि अगर अपने पास प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं या आपने को निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने, तो उसको किस वे में निकालेंगे। तो कुछ जनरल फार्मूलाज हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, उसके बाद आगे सब्सिक्वेंट क्लासेस में जो आएंगे वो आते ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स, इसको नॉर्मली डिनोट करेंगे हम लोग n से, स्मॉल n से। ठीक है, तो 4 बेसिक फार्मूलेज हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, वो देख लीजिए। तो फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट फार्मूला हो जाता है विच रिलेट्स मोल्स विथ मास।
ठीक है। तो फॉर्मूला इसका होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन जो हमारा है, इट रिलेट्स मोल्स विथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस। तो ये हो जाता है नंबर ऑफ स्पीशीज़ पार्टिकल्स, जो लिखे आप, नंबर ऑफ स्पीशीज़ डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर विच इज़ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन जो हमारा है, इट इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर गैस। ये गैस के लिए सिर्फ इस्तेमाल होगा। कब इस्तेमाल होगा? तो गैस जब रहेंगे तो आपके पास प्रेशर टेम्परेचर भी स्टेटेड होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन पे यूज़ किया जाएगा और प्रेशर हमारे पास 1 बार होना चाहिए। उस केस में मोल्स इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर्स में होगा डिवाइडेड बाई 22.71 लीटर पर मोल। तो वो नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज आंसर अपना मोल्स में ही मिलने वाला है। ये नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द गैस, बट यहाँ पे प्रेशर चेंज कर दिया हम लोग। यहाँ पे प्रेशर हमारा 1 atm हो गया। सो इट इज़ टेम्परेचर विल बी सेम 273.15 K, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। तो ये पुराना STP था हमारा, और 22.71 वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा न्यू STP है। तो बहुत सारे ओल्ड बुक्स में हमारे पास 22.4 को ही STP लेकर के आंसर्स निकालते हैं वहाँ पे, तो वो इशू नहीं है। आप सिंपली ध्यान रखिएगा टेम्परेचर प्रेशर क्या है और उसके हिसाब से हम लोगों ने फार्मूला इस्तेमाल क्या किया है, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला जो था वहाँ पे हमारे पास एक टर्म आया मोलर मास। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, मोलर मास होता क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें मोलर मास क्या है? एज द नेम सजेस्ट, मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। और यूनिट इसका क्या हो जाता है? ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल है। और मोलर मास क्या है? इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो मोलर मास के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है GAM और एक हो गया GMM। GMM हमारा हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और GAM हमारा हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब देख लेंगे GAM क्या है और GMM क्या है। तो GM हमारा हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एटम्स का मास इन ग्राम्स जब वो एटम 1 मोल के इक्वल हो, यानी 1 मोल एटम्स का जो मास होता है उसको हम लोग GAM या ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम्स इज सिंपली कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। उसी वे में हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स, ठीक है। तो मोलर मास, मोलर जहाँ भी टर्म आए आप ध्यान में रखेंगे, मोलर जहाँ भी आया उसका मतलब हो गया फॉर ईच मोल, ठीक है। तो मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास। अगर एटम रहा तो GAM, मॉलिक्यूल रहा तो GMM, ठीक है। तो अब इसको एक प्रॉब्लम की हेल्प से देखेंगे हम लोग, चलते हैं आगे। तो एक एग्जांपल ले लें अगर हम लोग यहाँ पे, लेट्स से सोडियम का मेरे पास मोलर मास दिया हुआ है, मतलब GAM इसका अवेलेबल है मेरे पास 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। और क्लोरीन का GAM अपने पास अवेलेबल है 35.5 ग्राम पर मोल। तो इससे अगर हम लोग चाहें तो हम लोग NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? Na का GAM और Cl का GAM, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास NaCl का GMM मिल जाएगा, मतलब 58.5 ग्राम पर मोल इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ NaCl, ठीक है। तो एक सवाल में आते हैं, एक सवाल की हेल्प से समझते हैं हम लोग हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो एक प्रॉब्लम मान लीजिए, एक इजी सा सवाल रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ। लेट से मैंने ले लिया दैट फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl present in 117 ग्राम ऑफ NaCl।
तो मेरे पास NaCl का मास दिया हुआ है 117 ग्राम और अपने को निकालना है कि उसमें कितने सारे मोल्स NaCl के हैं प्रेजेंट। तो गिवन मास है, मोलर मास मैंने निकाल लिया था ऊपर में, तो नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो गिवन मास अपने पास कितना है 117 ग्राम है और मोलर मास मैंने ऊपर में निकाल रखा है 58.5 ग्राम पर मोल। डिवाइड कर लेंगे, अपने पास आंसर मिल जाएगा 2। इसका मतलब हुआ 117 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ NaCl। तो हमारे पास मोल्स ऑफ NaCl आ गए, यहाँ पे हमने मोल्स ऑफ NaCl निकाल लिया। ठीक है, अगर नंबर ऑफ NaCl निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ NaCl का आंसर भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ NaCl। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने सीखा अभी उसके ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने जस्ट अभी सीखा हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो विल ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ये सारा कुछ हम लोग निकालने का ट्राई करेंगे। तो बेसिक प्रॉब्लम्स इन मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एडवांस्ड प्रॉब्लम में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो सवाल हमारा दिया हुआ है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इन तो फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 ले लिया हम लोगों ने, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, और सेकंड हम लोगों ने ले लिया 36 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लिए एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसका एटॉमिक मास रख लेते हैं। वहाँ पर एग्जाम में या तो आपके पास अवेलेबल होगा या आपको याद हो चुका होगा तब तक। तो ग्राम एटॉमिक मास मैंने हाइड्रोजन का ले लिया 1 ग्राम पर मोल, सल्फर का 32 ग्राम पर मोल एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इन सब का GM हमारे पास आ गया, ताकि अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब निकालना हो तो आसानी हो हमें। तो अब चलेंगे हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम में, विच वॉज 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा GMM H2SO4 का। ठीक है, तो GMM इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं पहले। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन का GM कितना है 1, तो 2 क्रॉस 1, देन ऐड करेंगे, देन सल्फर अपने पास 1 है तो 1 इंटू 32, देन प्लस, एंड देन ऑक्सीजन अपने पास 4 है और ऑक्सीजन का मास कितना था 16 था, तो ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करके आंसर मिल रहा है हमें 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास H2SO4 का मिल गया। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास अपने पास यहाँ पे कितना है 4.9 ग्राम था, और मोलर मास ऊपर मैंने निकाल लिया है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 4.9 बाई 98, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1/20 और इट विल बी इक्वल टू 0.05। तो ये हमारा आ गया 0.05 मोल। तो इसका मतलब हमारे पास 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 0.05 मोल्स ऑफ H2SO4। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंड पार्ट था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको याद रखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स में सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एवोगाड्रोस नंबर को। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 into एवोगाड्रोस नंबर। तो इससे हमारा मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास था 0.05, लिख लेंगे इसको 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है,
तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा। ये 1/20 हो गया हमारा। तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻22। तो ये हमारा मिल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब इसके बाद हमें जाना था नंबर ऑफ एटम्स में। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, और नंबर ऑफ एटम्स इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, अगर आप लिखना चाहें लिख लें इसको, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इनटू एटम्स इन ईच H2SO4, मतलब हर H2SO4 में कितने सारे एटम हमारे पास है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो देखिए हर H2SO4 में हमारे पास 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। तो नंबर ऑफ एटम जब उसका आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ एटम इन H2SO4 विल बी 7। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, सो इट इज 7। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर आ चुका था ऑलरेडी हमारा 3.011 इंटू 10⁻22 इंटू 7। तो ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा 21.077 इंटू 10⁻22। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो हमारा डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में नॉन जीरो सिर्फ एक डिजिट रहेगा। तो ये हमारा फर्दर हो जाएगा 2.108 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे मिल गए नंबर ऑफ एटम्स इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इस वे में इजीली हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। हर बार आपको फॉर्मूला लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एक बार समझ में आ गया फिर इजीली आपके दिमाग में ही जो स्टेप्स है फॉलो कीजिए और सिर्फ जो लिखने का रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखिए। तो सेकंड क्वेश्चन था अपने पास 36 ग्राम ऑफ H2O। मोलर मास H2O का कितना? मोलर मास हो जाएगा 18, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 था तो 2 इंटू 1 और प्लस 16, तो मोलर मास H2O का हो गया 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना? गिवन मास बाई मोलर मास 36/18, 2 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने इसके? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, सो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लेंगे हम लोग। और नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन ईच H2O, सो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ H2O। और हर H2O में नंबर ऑफ एटम कितने? 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3। तो इससे हमारा मिल गया 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ एटम्स। एग्जाम में सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप सॉल्व कीजिए। बहुत बार ऑप्शंस ऐसे ही रहते हैं हमारे पास, जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा 5Na, 6Na, 7Na, तो यहाँ पे आंसर हमारा 6Na हो जाता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपको, ये आप ट्राई कीजिएगा खुद से। तो 365 ग्राम ऑफ HCl इज देयर, ये फर्स्ट हो गया हमारा, और सेकंड हो गया 440 ग्राम ऑफ C3H6। तो इनमें भी आप लोग खुद से ट्राई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। एक और ले लेते हैं हम लोग 7.8 ग्राम ऑफ C6H6। ये तीनों आप ट्राई करेंगे खुद से। फिर से चलिए हम लोग कुछ और सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ठीक है, तो एक सवाल लिया मैंने यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ठीक है, तो अपने पास प्रॉब्लम ले लेंगे हम लोग कुछ। फर्स्ट मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे, लेट्स से वी हैव टेकन 9.6 ग्राम ऑफ SO4 2- सल्फेट आयन ले लिया मैंने 9.6 ग्राम। और सेकंड ले लिया हम लोगों ने
0.019 ग्राम ऑफ H3O+। तो ये दो आयंस हम लोगों ने ले लिए। बहुत बार एग्जाम में आपके पास आ सकता है कि इन आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, वो बताइए। तो फर्स्ट हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, ठीक है। तो SO4 अपने पास है कितना दिया हुआ, 9.6 ग्राम था। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4 2-। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, गिवन मास बाई मोलर मास। तो मोलर मास में आप ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन हटाने या ऐड करने से मोलर मास में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आता है। तो अपने लिए हम लोग सिंपली GM जो होते थे वो ऐड करके निकाल लेंगे यहाँ पे। तो GM ऐड करके निकालने पे हमारा मिला 96 ग्राम पर मोल SO4 2- का आ गया। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 9.6 डिवाइडेड बाई 96 विच इज इक्वल टू 1/10 दैट इज 0.1 मोल। इट मीन्स 9.6 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयन मिल गए। अब क्या करना है अपने को, अब हम लोग इसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस वे में निकालते थे नंबर ऑफ आयंस भी ठीक उसी टाइप से निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर के हेल्प से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये कर लेंगे यहाँ पे। इससे हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस निकालना है हम लोग को नेक्स्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स मिला था 0.1, एवोगैड्रो नंबर हमें है पता, लिख लेंगे उसे। और ये सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻²²। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ आयंस। अब निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आप नंबर ऑफ एटम निकाल रहे थे वहाँ पे, ठीक यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच आयन। हर आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना। तो SO4 2- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच आयन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ओवरऑल। तो सबसे पहले इसमें वही निकालना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच आयन। तो SO4 2- में देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, 16। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक नंबर 8 हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू, सल्फर अपना 1 था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, ऑक्सीजन अपने 4 थे तो 4 × 8। और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जितना नेगेटिव उतना आप ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन, और प्लस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये सॉल्व करके हमें मिल गया 50। इसका मतलब है ईच आयन ऑफ SO4 2- हैज 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच आयन मिल गया। इसके बाद क्या करना है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस अपने पास जो थे। तो अपने पास आयंस आए कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻²² और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच आयन इज 50। ये सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएगा इसका, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का सेकेंड प्रॉब्लम जो हमारा था हाइड्रोनियम आयन का H3O+ का, उसको, ठीक है। तो चलते हैं उसमें फिर। तो अपने पास दिया हुआ है 0.019 ग्राम ऑफ H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो सेम इसका सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, और उसके लिए हमको रिक्वायर्ड होगा मोलर मास। तो मोलर मास H3O+ का आपका हो जाएगा, H कितना है 3 टाइम्स ऑफ 1 एंड O का कितना 16, तो +16। तो ये आ गया हमारे पास 19 ग्राम फॉर ईच मोल। तो इसका GM मिल गया, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं मोलर मास इसका मिल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 0.019 डिवाइडेड बाई 19 विच इज इक्वल टू 1/1000 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.001। तो ये हमारे मिल गए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3O+, ठीक है। तो N हो गया 0.001 मोल। इसके बाद निकालना है नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व करके आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 10⁻20 सॉरी, क्योंकि वहाँ पे 3 0 नीचे थे तो वो हट जाएंगे हमारे। अब इसके बाद निकालना हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच H3O+। तो ईच H3O+ में चलते हैं, H का एटॉमिक नंबर 1 और O का एटॉमिक नंबर 8।
सो 3 into 1 फॉर H एंड प्लस 8 ऑक्सीजन के लिए, और प्लस चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट होगा हमारा, तो -1, तो 8 3 11 -1 is 10. It means each H3O plus has 10 electrons. So number of electrons will be 6.022 into 10 to the power 20 into 10, तो वो हमारा 10 to the power 21 हो जाएगा सिंपली। तो इससे मिल गया हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस वे में हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए H2SO4 के और H3O प्लस के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट है सिंपली, तो आप इसको यूज करके आगे आंसर्स ऑब्टेन हो जाएंगे आपके, आप निकाल सकते हैं अपने से। तो एक सवाल है आपके लिए, ये आप ट्राई कीजिए अपने से। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 180 ग्राम ऑफ NH4 प्लस अमोनियम आयन ले लिया मैंने, और सेकंड ले लेते हैं हम लोग 0.62 ग्राम ऑफ NO3 माइनस। तो ये दोनों सवाल आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग चलते हैं केमिकल इक्वेशंस में। मोल कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में केमिकल इक्वेशन भी आएगा, क्योंकि इक्वेशंस में ही तो हमारा सब कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का वे होता है वो। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं केमिकल इक्वेशन होता क्या है। इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शंस। इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग chemical reaction in terms of chemical symbols। तो जो भी हमारे पास एलिमेंट वगैरह होंगे, सिंबल्स यूज करके उनका हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम लोग, मान लीजिए मीथेन का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, वो बर्न कर रहा है। मीथेन इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फॉर्म कर रहा है, और उसके साथ साथ वो फॉर्म कर रहा है वाटर, H2O फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो हमारे पास हो रहा था, इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, सच एज CH4 गैस प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया फॉर बर्निंग ऑफ मीथेन। ठीक है, तो अगर G लिखा गया, इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स गैस, L रिप्रेजेंट्स लिक्विड, S रिप्रेजेंट्स सॉलिड एंड AQ रिप्रेजेंट्स एक्वस। तो S हमारा सॉलिड और AQ हमारा एक्वस हो जाएगा। तो ये फेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ऊपर जो इक्वेशन लिखा गया हमारे पास, वो हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर एक चीज आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, अगर हमारे केमिकल इक्वेशन में हीट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, एंथैल्पी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, तो उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो उसी पॉइंट को लिख लेंगे हम लोग, दैट इफ अ केमिकल इक्वेशन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एंथैल्पी चेंज, then that equation will be called thermochemical equation। तो आपको ध्यान में ये रखना है, केमिकल इक्वेशन में अगर हमारे पास हीट का टर्म, इंथैल्पी चेंज का टर्म आ गया, तो उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जो इक्वेशन हमारा ऊपर में था CH4 का, तो CH4 गैस प्लस O2 गैस एंड इट फॉर्म्स CO2 प्लस H2O, तो CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में अगर मैंने कोई हीट का अमाउंट ऐड कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया x किलोजूल पर मोल, -x किलोजूल पर मोल, इसका मतलब इतना हीट आउट हो रहा है हर मोल के लिए। तो ये इक्वेशन हमारा अभी थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब ये समझना है हमें कि केमिकल इक्वेशन के टाइप्स कितने होते हैं।
तो केमिकल इक्वेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे, केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास दैट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा जो होगा हमारे पास, दूसरा हो जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हो गए हमारे पास, एक अनबैलेंस्ड और एक बैलेंस्ड। तो कैसे डिवाइड किया हम लोगों ने इसको दो पार्ट्स में, वो देख लेते हैं। तो अनबैलेंस्ड में क्या होगा, डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल नॉट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है, और वो नहीं हो रहा है उसके साथ साथ उसमें प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन भी फॉलो नहीं होता है। POAC, तो POAC हमारा नॉर्मली क्या है कि एक एलिमेंट के जितने सारे आइटम राइट हैंड साइड में थे उसी एलिमेंट के उतने ही नंबर ऑफ आइटम हमारे पास दूसरी तरफ भी होने चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ आइटम्स अलग अलग रहें, इन दैट केस दैट इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होगा हमारे पास, तो जो जो यहाँ नहीं हो रहा था वो सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। इसका मतलब है बैलेंस्ड इक्वेशन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब उस केस में आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये जो होगा ये दोनों सेम होंगे, एंड प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन भी वहाँ पर फॉलो होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसमें जाए, तो अगर मान लीजिए मैंने लिखा CH4 गैस प्लस O2 गैस फॉर्म्स CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब इस इक्वेशन में आप देखिए कार्बन के नंबर ऑफ आइटम तो सेम है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम लेफ्ट हैंड साइड में 4 था, राइट हैंड साइड में 2 है, तो ये अनबैलेंस्ड रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज नॉट सेम एंड सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इज ऑल्सो नॉट सेम। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। सेकेंड हम लोग इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं बैलेंस्ड में। तो वहाँ पे मैंने लिख लिया CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें 2H2O लिक्विड, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों तरफ ही सेम मिलेंगे। तो फर्स्ट वाले में अगर आप मास चेक करें, CH4 का मास 16, O2 का 32 फॉर ईच मोल, इनको ऐड करके हमारे पास आ रहा 48 ग्राम, CO2 का 44, H2O का 18 और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जा रहा है 62 ग्राम। तो यहाँ पे ये दोनों मास तो इक्वल हुए नहीं, तो फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट वाज अनबैलेंस्ड। सेकंड केस में CH4 का 16, O2 2 था तो 64 ऐड करके 80 हो जाएगा, CO2 का 44 और H2O का 18 इंटू 2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी 80 ग्राम और राइट हैंड साइड में भी 80 ग्राम। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस वे में हम लोग अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन को समझते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इक्वेशंस आए प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो इक्वेशन हैज़ टू बी बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड इक्वेशन से आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, अदरवाइज आंसर्स रॉन्ग मिलेंगे। तो इसीलिए लिख दे रहा हूँ मैं एक पॉइंट दैट व्हेनेवर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, whenever solving the problems of mole concept, first balance the equation। जो भी आपके पास केमिकल इक्वेशन वहाँ पर है उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को सबसे पहले आप बैलेंस कीजिए, अगर बैलेंस है तो अच्छी बात है। ठीक है, एंड देन प्रोसीड फर्दर। तो उसके बाद अगर आपको आगे निकलना हो तो सबसे पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस, देन आगे जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जो कुछ सीखा हम लोगों ने अब उसको ट्राई करते हैं अप्लाई करने का हम लोग एक इक्वेशन में। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम अगर हम लोग ले लें, प्रॉब्लम में जाने के पहले एक चीज समझ लेते हैं कि हमारे पास
केमिकल इक्वेशन अगर रहा तो केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सकता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होगा हमारा केमिकल इक्वेशन के हेल्प से। तो वही सेम इक्वेशन लेते हैं हम लोग CH4 वाला, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। तो ये इक्वेशन ले लिया मैंने यहाँ पे। अब इस इक्वेशन में देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है हमारे पास। तो पहला इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग ले इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो मोल्स के हिसाब से 1 मोल ऑफ CH4 इज रिएक्टिंग विथ 2 मोल ऑफ O2 and it forms 1 mole of CO2 and 2 moles of water। तो मोल्स के टर्म में हमारा ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है। मास के टर्म्स में अगर हम लोग जाएं तो 1 मोल ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू 16 ग्राम। तो इसका मतलब हो गया 16 ग्राम ऑफ CH4 विल रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ O2 टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ H2O। 36 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गए। तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी हमारे पास आ रहा है और इन टर्म्स ऑफ मास भी हमारे पास आ रहा है। गैसेस सब्सटेंसेस सिर्फ होते और प्रेशर टेम्परेचर अगर आपको होता पता तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में भी हम लोग जा सकते थे, जो आगे हमारे प्रॉब्लम्स कुछ आएंगे तो हम लोग उसको सीखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये दो इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमें समझ लेने हैं वहाँ पे। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं इस इंफॉर्मेशन को एक प्रॉब्लम में लेकर के समझने का। तो मान लीजिए मैंने एक सवाल लिया, फाइंड द मास ऑफ O2 required, find the mass of O2 required to burn 80 gram of CH4 to form CO2 and H2O, ठीक है। तो 80 ग्राम CH4 को अगर आपको बर्न करना है टू फॉर्म CO2 and H2O तो कितना मास O2 का रिक्वायर्ड होगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, राइट द इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे हम लोग और बैलेंस कर लेंगे उसको, उसके बाद आगे जाएंगे। तो केमिकल इक्वेशन इसका हमें है पता, लिख लेंगे उसको, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन रहा तो बैलेंस करेंगे, उसके बाद आगे जाना है। तो O2 के आगे 2 लगा लिया और H2O के आगे भी हम लोगों ने 2 लगा लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब जो इंफॉर्मेशन वहां से आ रहा था हमारे पास, क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा था, दैट इक्वेशन से आपको इंफॉर्मेशन मिला है कि 16 ग्राम ऑफ CH4 विल नीड 64 ग्राम ऑफ O2। तो वो हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे, 16 ग्राम ऑफ CH4 नीड्स 64 ग्राम ऑफ O2। तो अगर 16 ग्राम CH4 को 64 ग्राम O2 का रिक्वायरमेंट है तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से आप जाएंगे और आप सबसे पहले तो निकालेंगे कि 1 ग्राम CH4 को कितना O2 रिक्वायर्ड होगा। तो लिख लेते हैं उसको हम लोग, 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ O2। सो 1 ग्राम ऑफ CH4 विल रिएक्ट विथ 64/16 हो जाएगा, विल रिएक्ट विथ 64/16 विच इज 4 ग्राम ऑफ O2। मतलब हर ग्राम CH4 को आपका 4 ग्राम O2 का रिक्वायरमेंट है। तो अपने पास CH4 है कितना, CH4 अपने पास 80 ग्राम्स है। सो 80 ग्राम्स ऑफ CH4 विल नीड हाउ मच, 1 ग्राम को 4 ग्राम चाहिए था, तो 80 ग्राम को हमारे पास 80 इंटू 4 टाइम्स रिक्वायर्ड होगा। तो 80 ग्राम्स ऑफ CH4 will react with 80 gram of CH4 will react with 4 into 80 which is equal to 320 gram of O2। तो इसका मतलब है 320 grams of O2 will be required, ठीक है। तो इस वे में हम लोग मास ऑफ O2 तक चले जाएंगे। तो इस मेथड को हम लोग मास बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। अगले क्लास में हम लोग जितने भी वेज हैं इक्वेशन के हेल्प से निकालने के, सॉल्व करने के, वो दोनों मेथड्स भी हम लोग सीख लेंगे, विच इज मोल बैलेंस एंड बेसिक रेशियो मेथड।